भारत के संघ और राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ व उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ व उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ का नाम व इसके राज्य क्षेत्र। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। राज्य व केंद्रशासित प्रदेश का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे राज्यों के क्षेत्र पहले अनुसूची में दिए गए क्षेत्र। इस तरह के कुछ अन्य क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति प्रदान करती है कि वह नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है तथा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 क सिक्किम को संघ से जोड़ा जाएगा। सिक्किम को संघ से जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 2 क 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा एक नए राज्य अनुच्छेद 2A जोड़ा गया तथा सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में जोड़ा गया तथा भारतीय संसद द्वारा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। भारत में राज्यों का गठन पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इसकी सिफारिश के आधार पर 1948 में जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया जो JVP समिति के रूप में प्रसिद्ध है। इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश को खारिज कर दिया गया और 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बन गया। साथ ही कर्नाटक का एकीकरण 1956 के वर्ष में हासिल किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 अध्यक्ष फैजल अली गठन किया गया। 22 दिसंबर 1953 को अन्य सदस्य JM पणिक्कर और N कुंजरू। भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। राज्य संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गुजरात। 15वां राज्य। इन दोनों राज्यों का गठन 1960 में बम्बई प्रांत को विभाजित कर किया गया। दादर और नगर हवेली 1954 में उन्हें पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। गोवा और दमन द्वीप 1961 तक 400 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। 1961 में भारतीय सरकार को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए गोवा, दमन और दीव को सैन्य कार्रवाई किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा दमन और दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 56वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। 1961 से यह केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने पांडुचेरी का कब्जा भारतीय सरकार के हस्तांतरित कर दिया और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा यह अखंड भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पांडुचेरी के विभिन्न राज्यों में 4 जिले पांडुचेरी, तमिलनाडु, कराईकल, तमिलनाडु, माहे, केरल, यनम, आंध्र प्रदेश। 13वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा नागालैंड भारत का 13वां राज्य बना। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। शाह समिति 1966 की रिपोर्ट की सिफारिश पर पंजाब राज्य को हरियाणा राज्य 17वां राज्य में विभाजित किया गया और राज्य को पहाड़ी हिस्सों के केंद्र शासित प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश बन गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, NEFA नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर एजेंसी अस्तित्व में आया और 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा असम को मेघालय से विभाजित किया गया और अरुणाचल प्रदेश भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सिक्किम 22वां राज्य। सिक्किम के शाही राजवंश चोग्याल राजवंश ने 1974 में खुद को भारत को सौंप दिया और 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य बन गया। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया और अनुच्छेद 370 को जोड़कर सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1987 में मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय सरकार के बीच हस्ताक्षरित संधि द्वारा मिजोरम भारत का हिस्सा बना। मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां क्रमशः भारत के राज्य का हिस्सा बने। छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां सन 2000 में भारत का अभिन्न अंग बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गए। दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 द्वारा दादर और नगर हवेली दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य के नाम में परिवर्तन। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश 1950, मद्रास तमिलनाडु 1969, मैसूर कर्नाटक 1973, लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीन द्वीप लक्षद्वीप 1972, पुडुचेरी 2006, उत्तराखंड 2006, उड़ीसा 2011। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नाम में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन व कार्यों को कम किया जा सकता है। एक राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य 4 आवश्यक तत्वों के बिना मौजूद नहीं हो सकता। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। याद रखने योग्य तथ्य। भारतीय राज्यों को राज्य मान्यता अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 के तहत किया गया था। 1956 में 6 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी को विधायिका के अस्तित्व के कारण आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव दादर नगर हवेली का विलय हो गया। दमन इस केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत राज्य बने। भारतीय संविधान का 6ठा संघ मणिपुर के आदिवासी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं रखता है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत के संविधान के 13वें संशोधन द्वारा भारत का 16वां राज्य बन गया। नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। व्यक्ति भारत का नागरिक तब होगा जब यदि जन्म भारत में हुआ हो, यदि वह उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, यदि वह भारत के संविधान के लागू होने से पहले ठीक 5 वर्ष पहले भारत में रहा हो। भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय को एकल समान नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 371 नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान करता है। अंग्रेजी नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा है और जम्मू कश्मीर को विशेष शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 का मसौदा गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था, जिसे वर्ष 1949 में अपनाया गया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को 2019 में संविधान से हटा दिया गया था। संविधान का अनुच्छेद
371 यह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारियां प्रदान करता है। लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1969 में मद्रास राज्य नाम बदल कर तमिलनाडु कर दिया गया। कोठारी समिति ने 1968 में हिंदी भाषी राज्यों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। बॉम्बे दंगों के जांच के लिए श्री कृष्ण आयोग 1996 नियुक्त किया गया था। भानु प्रताप सिंह समिति कृषि के लिए नीतियों का एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की थी। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान 1956 में लक्षद्वीप मिनिकॉय और मिनी द्वीप को लक्षद्वीप में बदल दिया गया। 1973 में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश संगठित किया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का नाम भाग 1 अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, सबसे छोटा संघ भारत का क्षेत्रफल लद्दाख और पांडिचेरी है। नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार को पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 6 कुछ ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीयों में मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर रहते हैं। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले नागरिकों नहीं होंगे। नागरिकता के अधिकारों का बनना रहना। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। याद रखने योग्य तथ्य: नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने के लिए समक्ष निकाय 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 के बाद 1987 में पहले भारत में पैदा हुआ तथा और उसके माता पिता दोनों उनके जन्म के समय भारत के नागरिक थे। वंश द्वारा 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश द्वारा भारत का नागरिक है। पंजीकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकारिक आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। राष्ट्रीयकरण द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं, चाहे अधिनियम के तहत या संविधान के तहत प्राप्त की गई हो। क्षेत्र के समावेशन द्वारा यदि कोई विदेशी देश भारत में विलय के कारण भारत का कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। समाप्ति: जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं रह जाता। अभाव: वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के संसाधन का उपयोग करने के आरोप में भारत सरकार द्वारा पंजीकृत या प्राधिकरण द्वारा प्राप्त भारत में नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था कि 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में नागरिकता अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है, जहां एक व्यक्ति एक ही समय में 2 देशों का नागरिकता होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की राष्ट्रीयता बहुत आम है। भारत के प्रवासी नागरिक को 10 साल के अवधि के लिए एक का अधिक प्रवेश वीजा दिया जाता है।
अनिवासी नागरिकता मतदाता के रूप में रह सकते हैं। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नागरिकता को प्रमुखता दे रही है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा किसी भी आक्रमण के खिलाफ नागरिकों की स्वाधीनता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और सत्तावादी तानाशाही शासन की स्थापना को रोकते हैं। यह विदेशियों को नहीं दिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल संविधान के हिस्से के रूप में गठित भारत के संविधान द्वारा संरक्षित देश के नागरिक को अस्पष्ट मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। 1978 में संविधान संशोधन अधिनियम में 44वें संशोधन के परित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि 1978 के संविधान संशोधन अधिनियम में 44वें संविधान संशोधन में पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। 6 मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 तक। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य में भारत की सरकार और संसद प्रत्येक राज्य की सरकार को विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकार शामिल है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत व उसका अल्पकरीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ में ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, ऐसे असंगतता की सीमा तक शून्य होंगे। राज्य को कानून पारित करने से प्रतिबंधित किया गया है, जो कि इस खंड द्वारा दिए गए अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त करता है, और ऐसा करने वाले को भी कानूनी उल्लंघन की सीमा तक शून्य या शून्य होगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता वाक्यांश ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान व इससे किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य के निधि से बनाए गए आम जनता के उपयोग के लिए कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक आश्रय के स्थानों का उपयोग करेगा। इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवासी या इससे में से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस लेख में कुछ भी संसद को किसी भी वर्ग या वर्ग के रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति के संबंध में निर्धारित कानून बनाने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता का अंत। यह अस्पृश्यता उन्मूलन सामाजिक समानता से संबंधित अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है और कानून के अनुसार अपराध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत या सामाजिक समानता। अनुच्छेद 18 सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। अनुच्छेद 18(2) भारतीय नागरिक किसी भी देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 कोई भी व्यक्ति भारत में नागरिक नहीं है तथा वह भारत में किसी भी लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 22 वाक स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता संविधान के कुछ अधिकार का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी भारतीय नागरिक को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19(1) वाक व नियम स्वतंत्रता भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए सूचना का अधिकार अनुच्छेद क के तहत मौलिक अधिकार की हिस्सा है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। लोकतंत्र में प्रेस स्वतंत्रता निष्पक्ष हो। 19 ख बिना युद्ध हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्रता। भाग 19 क संघ संगठन सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने तथा व्यवहार करने की स्वतंत्रता। इंटरनेट का उपयोग भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। हितों के अधिनियम अधीन सभी नागरिकों को कोई भी पेशा करने या व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक आरोपित नहीं ठहराया जाएगा उस समय लागू किसी कानून का उसके उल्लंघन नहीं किया हो या न ही उससे अधिक दंड के अधीन जो अपराध के आयोग के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। यह सभी अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार हैं। जीवन व व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र की सफलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सीमित किया जा सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियों से है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है जो संविधान में शामिल नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जीवन का स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार बनाना और सभी के लिए मुक्त शिक्षा के अधिकार की गारंटी नहीं है। पानी का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। अनुच्छेद 21 में उल्लेख है स्वास्थ्य को लोगों का अधिकार बनाने का। राजस्थान भारत का पहला राज्य है। 1985 में ओलंगा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जीवन के अधिकार के तहत आजीविका में अधिकार को बरकरार रखने का फैसला किया। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार टैपिंग
फ़ोन कॉल संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण की जानकारी दिए बिना उसकी पसंद के वकील के परामर्श करने के अधिकार से वंचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिससे में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा करने के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति को अनुमत अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। खंड 1 व 2 में कुछ भी लागू नहीं होगा यदि किसी भी व्यक्ति के लिए जो उस समय दुश्मन विदेशी है या किसी भी व्यक्ति के निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई भी विधि किसी भी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक भी निरुद्ध किया जा सकता है प्राकृतिक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए योग्य है मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास के उक्त अवधि में समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। ऐसे व्यक्ति उपखंड क, ख और अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उल्लंघनों अनुसार निरुद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों अधिनियम, टांडा आतंकवाद निवारण अधिनियम, पोटा विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम स्वतंत्रता के अधिकार को कम करता है, जिसके लिए आतंकवाद निरोधक अधिनियम, पोटा 2002 आतंकवाद विरोधी अधिनियम को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी पर रोक है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है, जिसे लोकतंत्र की पहचान माना जाता है और जबरन धर्मांतरण के लिए स्वतंत्रता की अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 देश के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रखने वाले सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की आश्वासन देता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक निर्देश या रैली में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता। 29 से 30 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 29 भारत में रहने वाले नागरिक के किसी भी वर्ग के एक विशिष्ट संस्कृत भाषा या लिपि अपनी संस्कृत भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में भारत के रहने वाले नागरिक को किसी भी वर्ग के विशिष्ट संस्कृत भाषा या लिपि या अपनी संस्कृत भाषा में लिपि से संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्वतंत्र स्थापना प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 1978 से 44वें संशोधन अधिनियम के मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और इससे संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बनाया दिया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। यह कहता है कि मौलिक अधिकारों को किसी भी उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भाग द्वारा प्रदान किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है, अदालतों में लागू करने योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जो किसी भी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए लागू की जाती है। यह रिट एक सार्वजनिक अधिकार को अदालत के सामने एक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुपुर्द करने और हिरासत के लिए वैध कारण प्रदान करने का आदेश देती है। हालांकि यह रिट उस स्थिति में जारी नहीं की जा सकती जब कार्रवाई किसी भी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में रखा गया है, को एक अवधि 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि असाधारण परिस्थिति को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह 1973 में अधिनियमित हुआ है। 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। परमादेश का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। परमादेश की रिट केवल एक सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है जो एक अधिनियम, अदालत या एक निगम अन्य संस्था को जारी किया जाता है जो कुछ कार्यों का कर्तव्यों के प्रदर्शन की कमान संभालती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के विपरीत एक निजी व्यक्ति के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। किसी कार्य को पूरा करने या अन्य मामलों में आदेश देने के लिए परमादेश की रिट का उपयोग किया जा सकता है। इसे बंद करने के लिए एक गतिविधि की आवश्यकता हो सकती है। उत्प्रेषण की रिट एक निचली अदालत को निर्देश देता है कि देते हुए जारी की जाती है कि समीक्षा के लिए एक मामले का स्थानांतरण आमतौर पर निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए किया जाता है। निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय को पार्टी द्वारा चुनौती दिए जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण की रिट जारी करता है। यह तब जारी किया जाता है जब उच्च न्यायालय इसे अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी का मामला पाता है। यह उन तंत्रों में से एक है जिसके द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा जाता है। प्रतिषेध एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में निष्क्रियता को लागू करने के लिए जारी किया गया रिट है। यह तभी होता है जब उच्च न्यायालय के विवेक का मामला निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है। अधिकार परीक्षा एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो सार्वजनिक कार्यालय का दावा करता है या हड़प लेता है। इस रिट के माध्यम से अदालत पूछती है कि किसी अधिकार से व्यक्ति अपने दावे का समर्थन करता है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने से रोकता है।
मौलिक अधिकार का निलंबन। भारतीय संविधान के अनुसार संसद भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य के सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की आवागमन, मानहानि और किसी भी अपराध के लिए उकसाना ये सेंसरशिप की शर्त के तहत आते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन इस सभी आधारों पर हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और किसी भी अपराध के लिए उकसाना सेंसरशिप की शर्त के तहत आते हैं। अनुच्छेद 358 आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 358 आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 359 में अन्य अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है। ऐसे में राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। अनुच्छेद 20 या 21 के तहत वर्णित अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक आपातकाल व वित्तीय आपातकाल मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 33 यह संसद को सशस्त्र बलों के सदस्य, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और सामान्य बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 34 यह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 संसद के पास मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति होगी, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास यह शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 35 का जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह तय करने की पूर्ण विवेकाधीन शक्ति देता है कि 1954 में राज्य के अस्थायी निवासी कौन हैं। नोट यह अनुच्छेद 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया था। याद रखने योग्य बात, अधिकार कर्तव्य में अंतर्निहित होते हैं कि जिसका अर्थ है कि अधिकार का कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। यदि कोई अधिकार का आनंद लेने की आशा करता है तो उसे कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही है कि सिक्के के दो पहलू हैं। हर अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है। निडर व निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। आर्थिक समानता का उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है। उदारवादता का अर्थ है कि प्रतिबंधों से मुक्त और अधिक आर्थिक समानता एवं समान अवसर के बारे में है, जहां सभी के पास समान धन तक समान पहुंच हो, जो संभव नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता में मतदान द्वारा और सार्वजनिक कार्यालय धारण करने के सरकार में भाग लेने के लिए व्यक्तियों का अधिकार शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा द्वारा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 में लोकसभा द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सेवा के आरक्षण का प्रावधान है। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय सीमा 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम धर्म, राष्ट्रीय मूल, जाति, रंग, लिंग के आधार पर कार्यस्थल में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य व्यक्त किया गया, इसलिए प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। लोगों को आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों का निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार हैं। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार के निर्देश नहीं कर सकती। यह भारत की संप्रभुता बनाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पढ़ा गया है। भारत का संविधान एक संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।
स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने समाज के समाजवादी स्वरूप को सामाजिक व आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया। मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान में मतदान के अधिकार का उल्लेख है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला SIR 1976, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में भी कहा जाता है, भारत के संविधान अधिकार अधिनियम की गणना नहीं की गई। सरकार का नारीवादी रूप महिलाओं व पुरुषों के लिए समान अधिकार व अवसर देने के लिए विश्वास करता है। मौलिक अधिकार को अक्सर संविधान विवेक के रूप में संदर्भित किया गया है। सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानव अधिकार, जिसमें 30 मानव अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच अधिकार, जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार, दास्तां यातना से स्वतंत्रता, राय व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार शामिल है। शिक्षा और बहुत कुछ, समान काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। सार्वजनिक कार्यालय का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। आर्थिक समानता की धारणा के अनुकूल नहीं है। सरकारी कर्मचारी द्वारा हड़ताल की रणनीति पर यह बातचीत करना कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। नागरिक समानता का तात्पर्य अवसर की समानता से है। संविधान के लिए अन्य देश से विशेषताओं को उधार लेने के लिए आलोचना के लिए किए जाने पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, संविधान मौलिक विचारों में किसी भी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। अगर लोगों के पास एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन होता है। भाषण के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा को स्वीकृत कार्य का अधिकार 2005 के पारित किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था, जिसे 2004 में कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय भोजन का नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम को नरेगा में शामिल कर लिया गया था। 2006 में प्रारंभिक चरण में 200 जिलों को कवर किया गया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना के तहत 1/3 नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित है और अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिन के रोजगार का आश्वासन देता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 वाले भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य, इसको हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।